ऑप्टिक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए, मैंने आज स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं। तो डिफ्रैक्शन में हम लोग पहले लेक्चर में टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन अलॉन्ग विद मिसिंग ऑर्डर एंड एन स्लिट डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये इस तरह का एक ऑर्डर रहेगा। इसी ऑर्डर में हम लोग अब चलेंगे। कम से कम 6 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को मैं वाइंड अप कर दूंगा, टॉपिक को, डिफ्रैक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल। तो मान लीजिए जैसे कोई हम लोग के पास एक स्लिट है, तो इस स्लिट के अक्रॉस अगर मान लीजिए हम लोग पैरेलल वेव फ्रंट अगर हम लोग यहाँ भेज रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से, हमारे हिसाब से, रे थ्योरी के हिसाब से, कि इसको स्ट्रेट लाइन चला जाना है, लेकिन असल होता क्या है, थोड़ा सा बेंड कर जाता है। तो इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और डिफ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हम लोग को दो टाइप के डिफ्रैक्शन पढ़ने हैं। एक तो होता है फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग इनके ऊपर चलते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है इसमें, कि जो सोर्स और स्लिट या स्लिट और सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फाइनाइट होती है। और फ्रॉन ऑफर में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो गया। ठीक है, इसमें डिस्टेंस फाइनाइट रहती है, इसमें डिस्टेंस टू लार्ज या इनफाइनाइट रहती है। इसमें हम लोग कोई लेंस का यूज़ नहीं करते हैं लेबोरेटरी में। इसमें हम लोग लेंस का यूज़ करते हैं टू स्टडी, क्योंकि लेंस क्या होता है, अगर बहुत ही इनफाइनाइट दूरी से आ रही है तो लाइट कन्वर्ज नहीं करेंगी, तो हमें कन्वर्ज कराने के लिए वो लेंस का यूज़ करते हैं, ताकि एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो, मैक्सिमम मिनिमा ही नहीं आएगा। कन्वर्ज ही नहीं करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमा किस बात का। और यहाँ पर हम लोग विजुअली सी करते हैं कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट इंसिडेंट होते हैं स्लिट पर। अभी इस पॉइंट के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्व ओनली प्लेन वेव फ्रंट। इन पॉइंट्स को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। स्फेरिकल यहाँ पर हम लोग वेव फ्रंट देखते हैं, और इन केस में हम लोग सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट देखते हैं। होता क्या है, इसमें हम लोग कोई लेंस का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर ये है फ्रॉन ऑफर, ये फ्रेजनल। तो देखिए ये डिस्टेंस जो ये है फाइनाइट है। ये जो डिस्टेंस है ये आई थिंक टू लार्ज है, इसे इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर हम लोग एक स्लो सोर्स यूज़ करते हैं, या तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है तो सिलेंड्रिकल, तो यहाँ से जाता है क्रॉस बेंडिंग हो जाती है किसी पॉइंट पे, ये लोग मिलकर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं सिंगल स्लिट की वजह से। यहाँ पर क्या होता है, एक स्लोर्स हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आया, लेकिन फिर हम लोग को यहाँ पर एक प्लेन मिरर यूज़ करते हैं ताकि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट यहाँ जाए, फिर कन्वर्ट हो जाए। अगर हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट ही यूज़ करेंगे तो पैटर्न में थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी आ जाएगी, कांस्टेंट पैटर्न नहीं मिलेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इसकी वजह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं आकर ये पैरेलल वेव फ्रंट में आकर कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ कर ये पैरेलल हो जाते हैं। थोड़ा सा होता क्या है, यहाँ देखिए मान लीजिए ये सेंटर है, तो सेंटर पर भी थोड़ा मोड़ा थोड़ी सी लाइट रे बेंड हो जाती है। अब आप लोग को लग रहा होगा ये बेंड कैसे हो रही है, असल में आप लोग रे ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है, ये सब वेव फ्रंट्स हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी सेकेंडरी सोर्स ऑन अ वेव फ्रंट ऑन अ प्राइमरी सोर्स एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो खुद का एक पॉइंट पे, एक प्राइमरी वेव फ्रंट पे अगर कोई पॉइंट है, सोर्स है, तो खुद भी एक वेव फ्रंट की तरह काम, अगर सोर्स की तरह काम करने लगेगा, तो यहाँ पर एक बेंडिंग भी हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये लाइट रे कॉर्नर्स पर एक वो स्ट्रेट भी जाती हैं, तो कुछ लाइट रे बेंड कर जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सेकेंड से सेंट्रल मैक्सिमा देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेंडिंग की वजह से किसी एक पॉइंट पी पर ये लोग आकर मिल रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया फ्रेस्नल का,
और ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं। देखिए कोई डायग्राम इस तरह का बनेगा, ये मैंने बना दिया है। लाइट रे जा रही है थोड़ी सी बेंड करके अक्रॉस कॉर्नर्स। तो अगर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का देखें कितनी बेंडिंग हुई है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ लाइट जा रही है तो इतने की वजह से कुछ पाथ डिफरेंस नहीं आया। ये जो एडिशनल लाइट रे है इसकी वजह से पाथ डिफरेंस आया। और ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये d/2 डिस्टेंस है। इस d/2 का ये एंगल थीटा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो d/2 का ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा कंपोनेंट। ये जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा d/2 का साइन थीटा कंपोनेंट। अगर हम लोग डार्क के लिए कंसीडर करें, ब्राइट का केस आप लोग खुद ही कर सकते हैं। अगर हम लोग डार्क के लिए करें तो पहला कब आता है, λ/2 पे आता है। तो साइन थीटा क्या हो गया, λ/d। सिमिलरली तो इससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा, m λ/d। तो ये डार्क के केस में ये आ जाता है, और ब्राइट में साइन थीटा होता है 2m+1 λ/2d। तो ये हो गई हमारी डार्क और ब्राइट की कंडीशन। इसमें तो कुछ था नहीं। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटेंसिटी पैटर्न इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अभी हम लोग मल्टीपल लेक्चर्स में, अगले लेक्चर में डबल स्लिट डिफ्रैक्शन देखेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग एक 3 डायमेंशनल एक डायग्राम हमने यहाँ बना लिया है। एक स्लिट है, 3 डायमेंशनल इसका डायग्राम हमने बनाया है। तो ये एक स्लिट है जो डी विथ की है। तो हम लोग को इंटेंसिटी पैटर्न, अभी आप लोगों को याद होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये जो इंटेंसिटी पैटर्न था। अब इसका आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं कि इंटेंसिटी पैटर्न आएगा क्या, कैसे आएगा। तो मान लीजिए एक स्लिट है, इस स्लिट को हम लोग यहाँ से शो कर रहे हैं। तो इस स्लिट में एक डी जेड थिकनेस की, डी जेड थिकनेस की एक स्लिट को कंसीडर करते हैं, जिससे मान लेते हैं हमारी जो स्क्रीन है वो है रो डिस्टेंस पे, और सेंटर से ये जो हमारी ये डिस्टेंस है ये है आर। यहाँ पर ये दोनों थीटा एंगल, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 3 डायमेंशनल डायग्राम है, 2D में इस तरह से एंगल ऊपर कर रहे हैं। और मान लेते हैं स्लिट इज अलोंग, slit is along z axis and slit and screen are placed on x axis। तो ये दोनों x axis पे प्लेस की गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा हमें। यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। तो पहला जो मान लीजिए ये जो डी जेड, अब हम लोग करते हैं डेरिवेशन के लिए हम लोग किसी एक इनफाइनेटली स्मॉल थिकनेस की एक स्लिट ले लेते हैं डी जेड करके। तो डी जेड से स्क्रीन की डिस्टेंस मान लेते हैं पहले। तो ये इसका अब करस्पॉन्डिंग पॉइंट एक मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस अगर एक्स नॉट है स्लिट और स्क्रीन की, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर इसको हम लोग एक्स नॉट कॉमा ज़ीरो ले लेते हैं। तो ऊपर मान लीजिए z डिस्टेंस किया तो एक्स नॉट कॉमा जेड, और यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए डिस्टेंस जेड नॉट मान लेते हैं। तो यहाँ पर जाके दोनों रेज आके मिल रही हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग जेड नॉट मानेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट कॉमा जेड नॉट। और यहाँ नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट कॉमा जेड। अब डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक कंसीडर करते हैं प्लेन वेव की इक्वेशन। हम लोग जानते हैं कि किसी एक पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होने पर तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू वाई नॉट या फिर ए नॉट एम्पलीट्यूड साइन 2πt/t माइनस एक्स बाई लेमडा। तो तो अगर वो सिंगल वेव के लिए, यूनिट वेव के लिए, तो यूनिट थिकनेस वेव के स्लिट के लिए थी। तो मान लेते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्लिट ऑफ थिकनेस dz के लिए थी। अगर वो यूनिट के लिए वो ए नॉट एम्पलीट्यूड उसका हो सकता है, तो dz थिकनेस स्लिट के लिए उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू जी डी जेड हो जाएगा। तो डी वाई क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू डी जेड इंटू 2πt/t इंटू रो। रो यही एक्स क्या होता है, ये वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल की है।
तो वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, रो, ठीक है, स्लिट वाली वहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, और लिमिट रख देंगे, क्योंकि यहाँ से इस नीचे से हम लोग ट्रेवल करेंगे -d/2 से, पर ये +d/2 को अगर इसको ओरिजिन मान लें, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा -d/2, ये हो जाएगा +d/2। यहाँ देखें -d/2 एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो +d/2, और एक्स एक्सिस के अपोजिट है तो -d/2, ठीक। तो इंटीग्रेशन हमने लगा दिया -d/2 से d/2 a0 इंटू डी जेड 2 पाई t/t इंटू रो बाय लैम्डा। देखिए इसमें z का कोई टर्म नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर कर z का कहीं से लाना पड़ेगा। तो इस डायग्राम में अगर हम लोग सही से देखें, तो हम लोग के पास है क्या, पहले इस ट्राइंगल में अगर हम लोग वो लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस इसके डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरी जेड है, जेड नॉट है, और ये इतनी जेड है, तो हमें कितना आ जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर। अगर इस ट्राइंगल में हम लोग लगाएं, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू जेड नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहाँ पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, फिर उसको यहाँ पे आके पुट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो देखिए जेड नॉट वैसे भी बहुत छोटा है, और जेड नॉट अपॉन आर का स्क्वायर तो वैसे ही बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, तो हम इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, रो स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 - 2 जेड जेड नॉट अपॉन आर स्क्वायर बचा। अब वो इस ट्राइंगल में हम लोग चल के देखते हैं जरा, ओ इसको P2 और इसको मान लेते हैं C। हाँ ये तो P ही पहुंच रहा, तो इस ट्राइंगल में O P2 P, यहाँ थीटा ले लें, यहाँ से R ले लें, और यहाँ से अगर हम लोग ले लें जेड नॉट, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, जेड नॉट अपॉन आर आ जाएगा। अगर इस ट्राइंगल को आप लोग सही से देखें, तो ये क्या है हमारे पास, तो वही हम लोगों ने यहाँ से प्रयोग किया है, यहाँ प्लेस किया है, साइन थीटा इक्वल टू जेड नॉट अपॉन आर, तो यहाँ से हम लोग आगे इक्वेशन पुट कर दिया। अब हम लोग दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास क्या है, रो इक्वल टू आर 1 - 2 जेड साइन थीटा अपॉन आर। देखिए आर, अब देखिए हुआ क्या कि स्लिट जो रखी है, यहाँ से हम लोग डायग्राम से देखते हैं, स्लिट जो रखी है वो बड़ी दूर डिस्टेंस पे है, और ये जो बहुत ही पास पास ये लोग पैटर्न फॉर्म होते हैं, जिससे हम लोग ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि z/r is also very much smaller in compared to 1. So here we can do approximation binomial approximation, इसका कहता है 1 + x⁴ is approximately 1 + nx होता है, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास आया ये। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन थी, मेन मेन इक्वेशन थी, इसमें लाके अगर हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया, y इक्वल टू a0 dz साइन 2 पाई टी माइनस टी माइनस आर अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन जेड। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास आया ये, लिमिट्स पुट कर दी हम लोगों ने, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, और अब इसमें इस टर्म की बड़ी वैल्यू है, हम लोग लेट, एक हम लोगों ने किया लेट पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू अल्फा, तो और दोनों तरफ ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया, a0, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, हमारे पास आ गया a0 अपॉन अल्फा इंटू साइन 2 पाई t/t अपॉन आर बाई जेड इंटू साइन अल्फा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा a0 इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू साइन 2 पाई t/t। ये इसको अगर हम लोग कंपेयर करें y इक्वल टू y नॉट साइन
2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय लेमडा या एक्स बाय लेमडा इक्वेशन टाइप से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो टर्म है ये हमें एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी यहाँ से क्या आ जाएगी, के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगी। तो हमारी जो नेट इंटेंसिटी वो आगे कितनी हो गई, ए नॉट स्क्वायर इंटू के इंटू साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए नॉट स्क्वायर इंटू के क्या हो गया, ए, अगर हम लोग इक्वेशन को इस तरह से लिखना चाहें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आई नेट आ गया आई नॉट इंटू साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर। अब अगर इसमें हम लोग मैक्सिमा मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगाना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा हमारे पास कितना है, था पाई ए पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा आया था। और हम लोग ये जानते हैं कि जो फॉर मैक्सिमा के लिए साइन थीटा की वैल्यू होती है 2m+1 लैम्डा बाय 2d। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा हो जाएगा पाई डी बाय लैम्डा 2m+1 लैम्डा बाय 2d। अगर ऐसे करेंगे इसे कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा। अभी हम लोग इस पेज पे मैक्सिमा की कंडीशन लिखते हैं फिर। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई इंटू 2m+1 डिवाइडेड बाय 2। So for corresponding values of m, एक मिनट, we will get अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा m की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाय 2, नेक्स्ट के लिए 5 पाई बाय 2। सेकेंडरी मैक्सिमम ना, वो तो सेंट्रल आ गया, तो m की वैल्यू हम लोग 0 नहीं यूज़ कर सकते, m की वैल्यू हम लोग 1 यूज़ करेंगे। 7 पाई बाय 2 ऐसे ज़्यादा जाएगा। तो इंटेंसिटी एट आई एट सेकेंडरी मैक्सिमा आई, तो देखे साइन, अगर सेंट्रल मैक्सिमा पे आपको निकालना है कितनी होगी, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे अल्फ़ा 0 तो होना चाहिए। तो लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0 आई नॉट साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आई नॉट। तो फॉर यहाँ पे अगर हम लोग निकालें फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा तो आएगा आई नॉट साइन 3 पाई बाय 2 का अपॉन 3 पाई बाय 2 इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करें तो आई सेकेंडरी हमारे पास आएगा आई नॉट अपॉन 22। तो आप इसे देख सकते हैं कि इनिशियली, जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू ऐड वन मोर स्लाइड। हाँ तो यहाँ से हम लोग एक देख सकते हैं कि इनिशियली हम लोगों ने ये देखा था कि जो, एक मिनट, आई सेंट्रल है वो था आई नॉट, लेकिन सडनली आई सेकेंडरी कितना हो गया, आई नॉट बाई 22। देखिए कितना रिड्यूस हो गया, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब हम लोग आई थर्ड निकालें तो आई नॉट साइन 5 पाई बाय 2 अपॉन साइन, सॉरी 5 पाई बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली आई नॉट अपॉन 61.68। इसे और अप्रॉक्सीमेट करें तो आई नॉट अपॉन 62 या 61 भी लिख सकते हैं। देखिए आई नॉट से आई नॉट बाई 22 और सडनली आई नॉट बाई 62। अब यहीं पर अगर हम लोग मिनिमा का केस कंसीडर करें, मिनिमा का, तो हम लोगों ने देखा था अल्फा इक्वल टू पाई ए साइन थीटा बाय लेमडा था। और मिनिमा की कंडीशन है साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा बाय डी। यहाँ पुट करेंगे अल्फा इक्वल टू डी पाई डी अपॉन लेमडा इंटू एम लेमडा बाय डी। तो यहाँ से आएगा पाई एम का मिनिमम कंडीशन रखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन आई फॉर सम रैंडम mth डार्क मिनिमा। सो यहाँ पे आएगा एम लेमडा अपॉन, सॉरी
पाई एम अपॉन एम पाई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब ये टर्म ऊपर वाला तो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा, तो आई फॉर सम एम एच फॉर डार्क विल बी ऑलवेज ज़ीरो। सो इंटेंसिटी ऑफ जो डार्क होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। तो और जो उसका जब कर्व बन के आएगा, कर्व पर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। कर्व बन के आएगा जो मिनिमाज आएंगे हमेशा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडास पे आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पाई पर, फिर 2 पाई पर, 3 पाई पर आया था हमारे को I0/22, फिर I0/61 या फिर 62 कह सकते हैं, और 62। तो इस तरह से देखिए कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, ये धीरे धीरे घटते जाते हैं। अगर हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करके देखें अपने टर्म को, अच्छा ये चीज़ मैं होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को। डी अल्फ़ा निकालना है, फिर उससे क्या कंडीशन बनकर आती है वो निकालनी है, और उसके बाद उसको स्केच करना है। और उसके बाद आपको ये एनालाइज करना है कि जो ये इनका जो एग्जैक्ट मैक्सिमा आता है वो एग्जैक्टली इनके बीच में नहीं आता। ये आप लोगों को चीज़ देखनी पड़ेगी। जो इनका मैक्सिमा आता है वो इनके एग्जैक्ट बीच में नहीं आता है। कुछ कर्व आई थिंक टेन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा वाई इक्वल टू टेन अल्फ़ा और वाई इक्वल टू अल्फ़ा करके कुछ एक कर्व बनेगा। तो शायद ऐसे कुछ था। तो ये इन कर्व्स को आपको ड्रॉ करना है और उसके बाद देखना है कि इनका कर्व बिहेवियर कैसा शो कर रहा है। तो आज के डिफ्रैक्शन के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे डबल स्लिट डिफ्रैक्शन।